नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और आज हम लोग अपने खास कार्यक्रम थर्ड डिग्री में एक नए मेहमान के साथ आपसे जुड़ने का जो वादा किया था उसके साथ ही हम हाजिर हैं। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हैं जिशान और प्रकाश। और आज के थर्ड डिग्री में हमारे मेहमान हैं कांग्रेस प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो जी। जलेश्वर महतो जी, आपका 99 न्यूज़ में स्वागत है। अभी जो देश में चल रहा है कि नीतीश कुमार पीएम का चेहरा होंगे कि राहुल गांधी होंगे या केजरीवाल होंगे या ममता बनर्जी होंगे, चूँकि आप जदयू में बहुत लंबे समय तक रहे हैं और नीतीश जी को आप बहुत करीब से जानते हैं, तो क्या नीतीश पीएम मटेरियल हैं? देखिए, अभी देश में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, पहला तो ये दायित्व सभी मटेरियल का बनता है कि पहले भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करें। और मेरे समझ में जितनी मुझे समझ है कि नीतीश कुमार इसी काम में भी लगे हुए हैं, सबको एकजुट करना और बीजेपी को कैसे सत्ता से बाहर करें, वो रात दिन इसी पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और मीडिया के सामने भी उन्होंने कहा है कि मेरी कोई लालसा नहीं है और मैं सोचा भी नहीं हूँ, लेकिन एक करने के लिए मैं निकला हूँ। तो बहुत स्पष्ट है। तो आप बीजेपी को कैसे काउंटर करेंगे? आपके पास तो चेहरा ही नहीं है। देखिए, क्या है कि आज चेहरा नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा बन गया है। 14 के पहले नरेंद्र मोदी क्या थे? सीएम थे। तो मेरे पास तो सीएम का लाइन लगा हुआ है यूपी में। फिर उसी से जुड़ा एक सवाल है कि अभी राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। विपक्ष का आरोप है राहुल गांधी तो हमेशा विदेशों का दौरा किए हैं और यात्रा की हैं, अभी चुनाव आ रहा है तो ये पद यात्रा में निकले हैं। ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई है उसको दबाव में लाने के लिए सरकारी एजेंसियों का ये विपक्ष का आरोप है कि राहुल गांधी इसलिए पदयात्रा कर रहे हैं। विपक्ष मतलब भारतीय जनता पार्टी की बात करिए आप। हाँ। भारतीय जनता पार्टी इस देश में कितना झूठा वादा किया है आपसे छुपा हुआ नहीं है, और मीडिया को किस तरह से अपने गिरफ्त में लिया हुआ है यह भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। और मीडिया वही परोस रहा है जो आज मोदी कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी कह रही है, और उनका जो कथनी है निराधार असत्य है। राहुल गांधी जमीन से जुड़कर और अभी भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं। ये 3500 किलोमीटर पैदल चलेंगे, यह साधारण बात नहीं है। मन में जब पीड़ा होती है तब आदमी इस तरह का स्टेप लेता है, और राहुल का ये स्टेप जो है सराहनीय है। देश में आज भय का वातावरण है। देश में भय का वातावरण का मतलब हुआ क्या कि भाई महंगाई का भय है। आज हम पेट्रोल खरीदे 100 रुपया, कल कितना हो जाएगा। उसके बाद ये जो भय है बेरोजगारी का भय है कि आज हम काम कर रहे हैं, कल हो सकता है हम टर्मिनेट हो जाएं। जिसको काम नहीं मिला है उसके लिए उसको भय है कि कब हमको मिलेगा, हम अपने बाल बच्चे का परवरिश कैसे करेंगे, अपने माता पिता का परवरिश कैसे करेंगे। सामाजिक भय है, देश अशांत है, और तानाशाह का आधार पर यह देश चल रहा है। माने मोदी तानाशाह की भूमिका में है। बिल्कुल बिल्कुल तानाशाह, वो संविधान को ताक में रख के काम कर रहे हैं। आपने कहा कि राहुल गांधी को पीड़ा है, किस चीज की पीड़ा है? देश में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ये मैंने कहा ना, देश में एक भय का वातावरण है। संविधान से देश नहीं चल रहा है, तानाशाही से देश चल रहा है। ये सारा जो पब्लिक सेक्टर को निजी सेक्टर में परिवर्तन करना, क्या पार्लियामेंट में बहुमत पास हुआ है? किसके सलाह पर ये कर रहे हैं ये काम? रेल को बेच दिए, सेल को बेच दिए, भेल को बेच दिए, एयरपोर्ट को बेच दिए, एयरलाइंस को बेच दिए। आखिर ये आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, पत्रकारिता में हैं,
ये देश के लिए हित है? इससे देश का हित हो सकता है? क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है? अगर मिल सकता है बेरोजगार को रोजगार इस रास्ते से, तब मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि जब से मोदी जी आए हैं तब से रेल का बहाल बंद हो गया। चलिए थोड़ा झारखंड की राजनीति पर जलेश्वर जी चर्चा कर लेते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में महज कुछ वोटों से आप हारे, उस पर हम बाद में आएंगे। इसके पीछे आपने जो आरोप लगाया है कि धांधली की गई ढोलो महतो की तरफ से, इस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन आपने चुनाव हारा, उसके बाद फिर भी कांग्रेस ने आपको एक बड़ी जिम्मेवारी दी, आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। तो सीधा सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मेहरबानी के पीछे की वजह क्या है? क्या आप कुर्मी कैटेगरी के लोगों की बात करेंगे तो उससे आप एक बड़े नेता हैं और कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि आपके कांग्रेस में रहने से कुर्मी समाज का वोट कांग्रेस को मिलता रहेगा? देखिए, मैं कुर्मी हूँ तो स्वाभाविक बात है, और मेरा काम करने का तरीका आपसे छुपा हुआ नहीं है। हम तो मजदूर की बात को उठाते हैं, हम तो किसान की बात को उठाते हैं, हम गलत के खिलाफ में बराबर संघर्ष करते हैं। और बागमारा में या धनबाद में जिस तरह से यहाँ सरकारी संपत्ति की लूट हो रही है, उसमें कांग्रेस के लोग, हमारे जो अनुयायी हैं, सभी ने इसका विरोध किया। कौन लूट रहा है सरकारी संपत्ति? भारतीय जनता पार्टी लुटवा रही है सरकार। ये मेरा चार्ज है। ये इसकी सरकार की बात मत करिए। कोयला किसका है? लेकिन स्थानीय प्रशासन तो आपका है। स्थानीय प्रशासन का मैं उदाहरण दे देता हूँ आपको। ये ऐसा कह के अपनी गलती को नहीं छुपा सकता है कोई। मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। आपके यहाँ एक टाटा कंपनी भी है, वो भी स्थानीय प्रशासन के साथ गाइड हो रहा है। बीसीसीएल भी आपके कहने के हिसाब से स्थानीय प्रशासन से गाइड हो रहा है। फिर सीआईएसएफ क्यों रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट का? उसका पैरेलल जो अपना प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है, क्यों है? क्या कोई पुलिस बीसीसीएल के कोलियरी में जाकर कोई दरोगा क्या अपने से एफआईआर कर सकता है? आप पढ़े लिखे लोग हैं, बता दीजिए हमको। मैंने आपसे मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ बोलिए। नहीं हो सकता है जब तक उसका मैनेजर, उसका जीएम या कोई वर्कर नहीं देगा लिख के, तो वो एफआईआर नहीं कर सकता है। ये बंदिश है। और मैं आपको जो कहना चाहता हूं कि टाटा में कोई सीआईएसएफ नहीं है। मैं जो चार्ज लगाया कि सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार ये कोयला लुटवा रहा है, ये चार्ज को मैं प्रमाणित कर रहा हूं। तो बागमारा में सुन लीजिए बात को पूरी। बागमारा में ही नहीं, पूरे सेक्टर्स में जो हो रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। आखिर सीआईएसएफ किस काम का है? टाटा में तो कोई सीआईएसएफ नहीं है, कोई बंदूक नहीं है। एक बोरी कोयला कहां उठता है यहाँ? किसी का हिम्मत है एक झोड़ी उठा ले? उसका एडमिनिस्ट्रेशन टाइट है। और भारत सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन लंच कहाँ है? आप दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं कि झारखंड की सरकार है, झारखंड की सरकार को कोयला खोलने का अधिकार है, झारखंड की सरकार को कोयला बेचने का अधिकार है। मैंने बचाने का जब तक आप कहेंगे नहीं, आपके घर में मैं नहीं जा सकता हूँ। मतलब आप हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, अच्छे पड़ोसी हो सकते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे मित्र हो सकते हैं, लेकिन आपके घर में कोई अगर विवाद है या कोई बात है, आप हमको कहिएगा, तभी आपके घर में हम जा सकते हैं। मतलब सीआईएसएफ कोयला चोरी करवा रही है? सीआईएसएफ नहीं, इसमें तो मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट इसमें भागीदारी है। तो जबकि सुरक्षा, आप तो कह रहे हैं ना सुरक्षा है। नहीं, ये उसका विंग है, वो समझे, ये उसका कंट्रोल में है। सीआईएसएफ कोई झारखंड गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। और ये कह के निकालना माल कि झारखंड गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कहाँ एफआईआर हो रहा है बताइए? क्यों नहीं नेमली एफआईआर हो रहा है? बोलिए। बीसीसीएल के पदाधिकारी का एक दायित्व तो है कि नहीं है कि उसका संपत्ति अगर चोरी हो रहा है तो उसको नेमली एफआईआर करना चाहिए। अखबार में छप रहा है नाम, बीसीसीएल के पदाधिकारी का नाम देकर एफआईआर कर रहे हैं, करें। उसके बाद अगर राज्य सरकार नहीं स्टेप लेगा तब आप कहिएगा ये बात। क्यों नहीं कर रहा है नाम नेमली? मैंने आपका कहना है कि बीसीसीएल के अधिकारियों को इसमें नामजद किया जाना चाहिए। बीसीसीएल के अधिकारियों को नहीं, बीसीसीएल के अधिकारी का दायित्व मैं बता रहा हूं आपको। उनका दायित्व नहीं है क्या? 1.5 लाख 2 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं और इतना बड़ा आलीशान ऑफिस में, कोयला भवन में बैठ रहे हैं। कोयला कोड़ के निकालने वाला का इतना बड़ा ऑफिस रहेगा,
और यहाँ का बेरोजगार बेहाल रहेगा, यहाँ का किसान बेहाल रहेगा, यहाँ का मजदूर बेहाल रहेगा। सब आउटसोर्सिंग आप डाल रहे हैं। जो मजदूर पा रहा था 60,000 रुपया, वो मजदूर आज 6,000 7,000 में काम कर रहा है। ये क्या सही है देश का? ये आपकी बात है, आपने अपनी बात रखी, लेकिन एक बात जो अभी बाघमारा की अगर विशेषकर बात करें तो विधायक ढुल्लू महतो का आरोप रहता है कि जलेश्वर महतो के इशारे पर सारे जगह वर्चस्व के लिए, रंगदारी के लिए मारपीट, हंगामा और फायरिंग कराया जाता है। तो आप भी उसमें कहीं ना कहीं भागीदारी वो बताते हैं आपकी। देखिए क्या है, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है। आईना में आप खड़े हो जाइएगा तो आपका चेहरा दिखेगा। इस कोयला चोरी में कोई माई का हाल बता सकता है जलेश्वर महतो का इन्वॉल्वमेंट? कोई प्रमाण कर दे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैंने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब ढुल्लू महतो कोयला चोर हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें कहाँ दो मत है। अभी जो कन्हई चौहान और उनके समर्थकों में जो सब उन्हीं के हुआ, जितने भी हैं, उसमें भी उनका आरोप था कि जलेश्वर महतो के इशारे पे सारा कुछ किया गया। उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। वो भी एक वोटर है और हम भी यहाँ के एक वोटर हैं। वो भी एक सम्मानित इंसान इस क्षेत्र का है, हम भी इस क्षेत्र में रहते हैं। बस इतना ही भर का है। कन्हई चौहान कभी मेरा केडर नहीं रहा है। कन्हई चौहान ढुल्लू महतो का केडर रहा हुआ है। आज किसी कारण से उन दोनों का आपस में संबंध ठीक नहीं है, तो मेरे सर पर काहे मर रहे हैं वो बात को। अच्छा, पिछले विधानसभा चुनाव में जलेश्वर जी महज कुछ 100 वोटों से आप हारे। आपने कहा कि ढुल्लू महतो ने चुनाव में धांधली की, एक खास बूथ के नहीं, ये तो अति महत्वपूर्ण विशिष्ट व्यक्ति के इशारा पर हुआ है। ढुल्लू महतो तो वहाँ मान लीजिए एक हथियार का काम कर रहा था। चलिए ठीक है, हार जीत लगा रहता है। हाई कोर्ट में इसका मामला भी है, हाई कोर्ट में मामला है और न्याय हो जाएगा। और उस समय का जो स्थिति थी, उस समय की स्थिति में हमको अपने लोगों को सुरक्षित लेके चले आने में ही भलाई था। यानी कि आपको ऐसा लग रहा था कि वहाँ के तनावपूर्ण हो जाएगी स्थिति, तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो चुका था। ये तो स्टडी करने का चीज़ है। हम तो वहाँ स्टडी कर रहे थे बैठ के, हम देखें कोई सुनने को बात तैयार नहीं। जब बात कोई सुनने को तैयार नहीं, तब मैं हमको न्यायालय जाना पड़ा। न्यायालय में गया हूँ मैं, और मुझे पूरा विश्वास है न्यायालय से न्याय मिलेगा। जैसे कि मेरा एक सवाल है आपसे कि आप 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं, लगातार 3 बार आप हार रहे हैं, 3 बार से लगातार आप हार रहे हैं। आखिर कहाँ चूक हो जा रही है, क्या वजह है? मैंने जब आप मंत्री थे उस समय काम में कहीं चूक हुई जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा? बता दे रहा हूँ। देखिए, मैं 2 बार मंत्री रहा, तो धनबाद ऐसे जगह में जहाँ बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे, मैं 27 kg प्रेशर पर मैथन से पानी को लाया हूँ धनबाद में। लेकिन टंकी में तो पानी अरे नहीं है। सुन तो लीजिए ना। बच्चा पैदा होते ही कमाने नहीं लगता है, मेंटेनेंस की आवश्यकता है। ये 10-12 साल में मेंटेनेंस की जो कमी हुई, ये तो नहीं बता रहे हैं अपना। उस समय तो स्टैंड पोस्ट बाय 4 ठो रहता रहा मोटर, और आज अगर उसमें भ्रष्टाचार से लिप्त होकर, और आज अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं बनाया हूँ, ये श्रेय मेरा है। मैं धनबाद की पीड़ा को समझाता, ये श्रेय मेरा है। मैंने पानी पहुँचाया धनबाद में, ये श्रेय मेरा है। लेकिन मिला तो नहीं लोगों को। मिला है, कैसे नहीं मिला? आज भी मिल रहा है, ऐसा मत कहिए। आज भी मिल रहा है धनबाद। मेरा आरोप नहीं आज ये विधायक ढुल्लू महतो का आरोप है। ढुल्लू महतो तो जिस तरह से मोदी जी बोल रहे थे 15 लाख मिल जाएगा खाता में, आपके खाता में शायद आ गया। 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे, आपका भाई भतीजा को नौकरी लग गया है। तो ढुल्लू महतो तो उसी के चट्टा बट्टाना है। ये नाखून से लेके चूल तक झूठ पर ही खड़े हैं। झूठी बुनियाद है ढुल्लू महतो का। जलेश्वर जी, ढुल्लू महतो की संपत्ति की जांच की मांग को लेकर एक PIL हाईकोर्ट में दायर किया गया है, और लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि ढुल्लू महतो ने अकूत संपत्ति अर्जित की है, काली कमाई उन्होंने अर्जित की है। और अब माननीय हाईकोर्ट का भी आदेश आया है कि वो ED और CBI को उन्होंने कहा कि आप ढुल्लू महतो की संपत्ति की जाँच करें और हमें बताएं। क्या आप अगली दफ़ा अगर विधायक बनते हैं, आपकी ये कोशिश होगी कि ढुल्लू महतो ने जो अकूत संपत्ति, जो आरोप लगे हैं, आप भी कई जगहों मंचों से आपने कहा है कि उनकी संपत्ति का भंडाफोड़ करेंगे। 10,000 करोड़ आरोप लगाने वाले कहते हैं कि आज के समय में ढुल्लू महतो ने 10,000 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की। देखिए, जो भी अवैध है, अवैध तो अवैध है। कितना है वो तो गिना नहीं है हमें।
लेकिन अवैध तो है। और ये जब तक आपकी केंद्र की सरकार नहीं चली जाएगी तब तक न्याय नहीं मिलेगा बंगमारा। यानी कि केंद्र की सरकार सीधे तौर पर मैं बता दे रहा हूं आपको ना, आज ईडी का उपयोग सही हो रहा है, इनकम टैक्स का उपयोग सही हो रहा है, सीबीआई का उपयोग सही हो रहा है। सब के सब लोग मोदी के इशारा पर, अमित शाह के इशारा पर चलिए, चलने ये बात वाले हमने हैं। माना दिनेश्वर जी, तो अभी हम लोग विपक्ष में हैं, सिर्फ आपके सामने बात रख सकते हैं। नहीं, लेकिन स्टेट में भी तो जांच एजेंसियां हैं, सीआईडी आपकी है, देखिए स्टेट क्या की है जो कि- जांच एजेंसियां हैं उससे तो आप जांच करवा सकते हैं। नहीं, वो करवा सकते हैं, लेकिन ये प्रभावी नहीं हो पाएगा। जितना बड़ा स्कैंडल है और जितनी बड़ा स्कैंडल की आपने चर्चा किया, वो इसके बस का बात है। ये तो जाना ही पड़ेगा आपको कोर्ट में। जलसर जी, आप कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी में हमेशा ये डर लगा रहता है कि ना जाने कौन कब विधायक बीजेपी पे चला जाए। ये अभी 3 विधायक जो आपके पकड़े गए कैश के साथ, उसमें भी भाजपा का कनेक्शन सामने आया है कि वो लोग असम के मुख्यमंत्री से मिल के आए और जो कैश पैसा पकड़ा गया 49 लाख रुपया, वो टोकन मनी था। ये डर रहता है आप लोगों को? देखिए, यह सब चीज़ है ना, देखिए आज राहुल को चिंता वाली जो बात मैंने कहा, ये राहुल को यही सब का चिंता है। ये संविधान को ताक में रखकर काम करने की बात मैंने जो कहा, उसी की कड़ी में से एक कड़ी है ये। आज ये पैसा का दुरुपयोग पूरे देश में हो रहा है, सिर्फ झारखंड में नहीं। महाराष्ट्र में क्या हुआ? इस देश के आप नागरिक हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, पूरे देश की स्थिति को देखिए आप, कहाँ नहीं इस्तेमाल हो रहा है इस पैसे का। इसके पहले नहीं होता रहा ऐसा, जिस ढंग से आज हो रहा है। जिसका 2 विधायक जीत रहा है वहाँ सरकार बना ले रहे हैं वो। ये तो नहीं कहा आपने, जहाँ उसका अल्पमत था वहाँ बहुमत हो जा रहा है उसका। कैसे हो जा रहा है? ये संवैधानिक रास्ता है क्या? चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर रहा है झारखंड में, ये उचित है क्या? आप न्याय की बात कर रहे हैं, कैसे न्याय मिलेगा यहाँ के लोगों को? नहीं, आपने सही कहा कि कैसे न्याय मिलेगा, लेकिन कांग्रेस से जुड़े हुए जो नेता हैं एक एक कर कांग्रेस को छोड़ते चले जा रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस गुलाम नहीं, नबी आजाद की बात करें, सिर्फ कांग्रेस नहीं, सिंधिया की बात करें, वो लोग अलग हो गए पार्टी से। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, देखिए क्या है, तो सबका अलग अलग मामला है, उधर मत जाइए। ये लोग बहुत बड़े नेता हैं और हम बहुत छोटे हैं, उनकी बात करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन ये जो शुरू हुआ है खेल, ये खेल भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ पैसे के बल पर और ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के बल पर सत्ता हासिल करने का रास्ता इख्तियार किया है। नट से डरा कर अपने पार्टी में शामिल करवा। पहले तो प्रलोभन देना, नहीं मानना तो डराना, और उससे भी नहीं मानना तो ईडी को भेज देना। अच्छा, आपको प्रलोभन दिया जाए या डराया जाए तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे बीजेपी में? हम लोग देखिए झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए आदमी हैं। विनोद बिहारी महतो के विद्यालय से हम लोग राजनीति शुरू किए हुए हैं। हम लोग को दुनिया की कोई ताकत खरीद नहीं सकता है। हम लोग हल जोत के जीने वाले, खाने वाले हैं। आज तो फिर आपने जदयू से कांग्रेस में क्यों स्विच किया? नहीं, उस समय का जो वातावरण था, देखिए कि आप थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आप 3 बार हार गए का है। जब रामलहर का स्थिति पैदा हुआ तो मैं हारा हूँ। रामलहर जब शुरू हुआ तब से ना, और उसके बाद ये नहीं कि मैं बहुत वोट से हार के चला गया, ऐसा तो नहीं है। तो उस समय मान लीजिए, आज जैसे पूरे देश के लोगों को और राजनीतिक दल को नीतीश कुमार एक करना चाहते हैं, हम भी उसी सोच के तहत एक होकर गए थे कि फाइट देना होगा, लड़ना होगा, तो सही प्लेटफार्म पर लड़ना पड़ेगा। आप बोले कि आप, और नीतीश कुमार से मैं प्रणाम करके कह दिया था कि आज की वर्तमान हालात ऐसा है सर कि हमको लड़ना होगा, तो सर हमको तो रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। जलेश्वर जी, आपने कहा बहुत छोटे नेता हैं। आप जदयू के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और मंत्री रहे हैं, और नीतीश कुमार बिहार से चलकर आपके घर तक आते थे सिर्फ आपसे मिलने के लिए। आपका ये कद रहा है। सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, मेरे यहाँ नीतीश कुमार तो आए ही हैं। आज भी उनसे लगाव है, दिली लगाव है, और मैं बहुत उनका इज्जत करता हूँ। मैं आज भी इज्जत करता हूँ। और मेरे यहाँ जॉर्ज साहब से लेकर शरद यादव से लेकर रामविलास तक आए हैं,
और भी बड़े तो बड़े आप तो नेता हैं। दोनों ही बात आप ही का काउंटर, आप खुद को छोटा मत मानिए ना, आपके पास तो सारे, आप तो सेंटर पॉइंट है आप। मैं जो राजनीति करता हूं तो मेरा राजनीति करने का जो तरीका है वो लोगों को पसंद है। अच्छा, मेरा एक सवाल और है। ढुल्लू महतो का कल एक बयान आया कि जलेसर महतो जो है वो पंचायत चुनाव नहीं जीत सकते, विधानसभा चुनाव तो वो छोड़ तो दीजिए। कुछ भी कह सकते हैं, उनको पूछिए ना कि मोदी से 15 लाख रुपए भिजवा देगा। वो तो जुमला कैसे रहेगा? प्रधानमंत्री जुमला करेगा? जिस देश आप एक जिम्मेदार आदमी है, जिस देश का प्रधानमंत्री जुमला कहेगा उस देश का क्या होगा बताइए? यही सुनने के लिए आप लोग बैठे हुए हैं और यही सुनवाने के लिए। ये जुमला नहीं हो सकता है। देश की जनता को ठगने का बात हो सकता है। ये देश की जनता को ठगने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, खास करके मोदी ने। यहाँ के नौजवानों को ठगने का काम किया है, प्रलोभन देने का काम किया है, और इसको जुमला कह दीजिएगा आप। और जुमला कहने से हम लोग मान जाएंगे, हम लोग समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जुमला कह के इसको माफ नहीं किया जा सकता है, तब न्याय मिलेगा। आज सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग डरे हुए हैं। बड़े बड़े बैनर के जो दिल्ली में बैठे हुए हैं मीडिया के मालिक लोग, वो लोग भी डरे हुए हैं कि कल मेरा इश्तेहार बंद, मेरा कोटा बंद, मेरा डीओ बंद। नहीं जानते वो बात तो नहीं ना है? क्यों नहीं छाप रहा है? आप मीडिया का क्या दायित्व होता है? विपक्ष की बात को सामने हम तो इसलिए आपकी बात तो रखवा रहे हैं, हम तो इसलिए आपसे सीधी बात कर रहे हैं। मैं आपको नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले कहा दिल्ली में बैठे हुए लोग। आप एक अच्छे वक्ता है और लग भी रहा है कि आप एक अच्छा स्पीकर है, और जिस तरह से आप लगातार इस खास इंटरव्यू में लगातार मोदी को हिट कर रहे हैं, बीजेपी को हिट कर रहे हैं, क्या ये माना जाए कि जलेश्वर महतो बाघमारा की राजनीति से हटकर, झारखंड की राजनीति से हटकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करने के महत्वाकांक्षी है? नहीं, देखिए क्या है, ये तो मान लीजिए हम पार्टी में हैं, अब पार्टी का नेतृत्व हमको जो जिम्मेवारी दिया है राज्य की, हम राज्य के सवाल पर बहुत गंभीर हैं, और जहां हमको आदेश होता है वो हम जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाते हैं। तो ये तो बाघमारा विधानसभा में बहुत समस्याएं हैं। आपने जिन मुद्दों को उठाया वो राष्ट्रीय स्तर पर है, कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते ठीक है, आपने उन तमाम चीजों को कहा, लेकिन अगर बाघमारा नहीं, ये मुद्दा उठाया नहीं। देखिए, ये मुद्दा उठाया नहीं। जो बात देश के प्रधानमंत्री 14 में बोले, मैं उसी को दोहरा रहा हूं। ये बात दफन होने का नहीं है, यह बात भूलने का नहीं है। ये देश के माथे में काला टीका लगा हुआ है, ये कैसे मिटाएंगे ये मोदी जी और बीजेपी ये सोचे। वर्चस्व की लड़ाई लगातार हो रही है। विधानसभा में अक्सर सुना जा रहा है कि ढुल्लू महतो के समर्थक, जलेश्वर महतो के समर्थक भिड़ जा रहे हैं लोकल। यहाँ देखिए, दो चीज है। उनके ढुल्लू महतो का जो काम करने का स्टाइल है वो है कि सिर्फ हम, जिस तरह से मोदी का जो लाइन है उस तरह से इनका भी लाइन है कि हम सिर्फ है, और हम कहीं अगर भिड़ते हैं, चाहे लड़ते हैं, चाहे आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो हम अपने कार्यकर्ता के लिए करते हैं। ये फर्क है, ये देख सकते हैं आप लेकिन ढुल्लू महतो ने कहा कि हम तो यहाँ के श्रमिकों को 400 रुपया दिला रहे हैं हाजिरी, बाकी ढीला धनबाद में कहीं नहीं मिलता है। ये 400 का अनाउंस आपको कांटा पहाड़ी में सबसे पहले मैंने किया था, पेमेंट मैंने शुरू कराया था, फिर जाके बेरीडी में कराया, नदखरकी में कराया, उसके बाद उसको कम किए, वो यहाँ जब बचा था कम किए, कम करने के बाद फिर ये बात उठा तो फिर वो वहाँ पे पहुँच गए। ये उनका नहीं है, ये तो मेरा अनाउंस किया हुआ है, चुनाव के समय ही मैंने अनाउंस किया था। अच्छा, और सबसे पहले चुनाव हारने के बाद सबसे पहले मैं यही काम किया था। देखिए, सबसे एक मजेदार सवाल है कि वो खुद को राम भक्त बताते हैं, कहते हैं देखिए हम राम राज मंदिर बना दिए और हम राम का एकदम सच्चा भक्त हैं, विधानसभा में भी हम राम का मंदिर बनाएंगे। तो उनके राम मंदिर पर क्या कहना है आपको? ये तो अब भी रिकॉर्ड है, लग रहा है। वो विधानसभा में कैसे राम मंदिर बना देंगे? नहीं, विधानसभा में उन्होंने कहा, वो उनका बाहर में जो पत्रकारों से एक सवाल कि हम तो यहाँ भी बना देंगे। हाँ, तो वो तो उनका दिमागी खेल है, अंगूठा छाप आदमी बोल क्या सकता है। विधानसभा बड़ा होता है, उससे सर्वोपरि है, जनता का वो मंदिर है। तो यहाँ के रामराज मंदिर के बारे में आपकी क्या राय है? ये तो क्या है, हम गए नहीं, हम देखे भी नहीं है, उसकी चर्चा ही मत करिए। राम से आपको प्यार नहीं है क्या?
देखिए आपके क्षेत्र में है सुन लीजिए, अब धर्म के सवाल पर मैं बता देना चाहता हूँ, जितना धर्म के ऊपर आस्था रखने वाला झारखंडी दूसरा कोई नहीं हो सकता है। धर्म यहाँ से होता है, दिखाने का चीज नहीं होता है, रोड में हल्ला करने वाला नहीं होता है। जो रोड में हल्ला करता है वो दिखावा करता है। जो यहाँ से करता है वो सुबह उठ के अपना सबसे पहले आपके विधानसभा क्षेत्र में है एक भव्य मंदिर है। नहीं, मैं नहीं देखा हूं तो मैं उसकी चर्चा क्यों करूं? मैं गया ही नहीं कभी, वहां गया ही नहीं कभी मैं। तो आपने देखा ये जलेश्वर महतो थे, इन्होंने देश, राज्य और बागमारा विधानसभा को लेकर जो भी सवाल हमने किए सारों का जवाब बहुत मुखरता से दिया। और हम अब 3rd डिग्री में किसी नए मेहमान के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारे सहयोगी जिशान और प्रकाश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।